नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव में एनडीए को हराने के लिए कई विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। कुछ महीने पहले ही 28 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक करके नए अलायंस की शुरुआत भी की थी, जिसका नाम इंडिया दिया गया। लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जब से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है तब से ही इसके भीतर रार की खबरें भी आम हो गई हैं। कभी पीएम पद को लेकर तो कभी सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग मंचों पर इस गठबंधन के नेता एक दूसरे से नाराजगी जताते नजर आते हैं। इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी देखा गया। दरअसल 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहले लिस्ट में उन 7 सीटों में से 4 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी पहले ही लिस्ट में उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले का दुख जताते हुए कहा कि जो भी मामले में गुनहगार है उनको बख्शा नहीं जाए। बता दें कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हवाई हमले में करीब 500 नागरिकों के मौत की खबर है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा, गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस युद्ध में आम नागरिकों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। इस हमले के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बता दें आपको कि गाजा में हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले में लगातार प्रधानमंत्री की नजर बनी रहती है और इसी बीच उनका एक्स पर यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने हमले पर दुख जताया। इसके साथ ही हमलावरों को बख्शा नहीं जाने की भी बात कही है। अस्पताल में हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की ओर से हमले को लेकर इनकार किया गया, लेकिन हमास लगातार इजराइल पर आरोप लगाता नजर आ रहा है कि यह पूरा हमला इजराइल की ओर से किया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन के 2 घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और सपा के बीच हो रही खींचतान को लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता इन्हें अच्छे से जानती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 को लेकर जनता अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। चुनाव की घोषणा होना, मतदान होना और तीसरी बार मोदी सरकार को शपथ लेना बाकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर सपा कांग्रेस के बीच खींचतान हो रही है। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा को सीट नहीं देना चाहती, जिसे लेकर सपा में नाराजगी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि अब गठबंधन नहीं हुआ तो वो यूपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया कि कांग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। बता दें आपको कि लगातार सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बस अब वोट पड़ना बाकी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही केंद्र की सत्ता में बैठेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा, इसी के साथ ही सपा पर भी निशाना साधा। 2024 को लेकर भी दावा कर दिया। इस दौरान उन्होंने सीटों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सपा और कांग्रेस के बीच तमाम तरह की जो बातें हैं वो देखी जा रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरह से मनमुटाव की बात सामने आ रही है और इसी बीच बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस आमने सामने है, जहां अखिलेश यादव के गठबंधन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस अंतर्विरोधियों को भरा हुआ है, ये अनैतिक गठबंधन है।
नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल है। ये गठबंधन केवल फोटो खिंचाने तक ही सीमित है। राज्यों में गठबंधन ना हो और केंद्र में साथ में हो, ये व्यवहारिक संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतर्कलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, यह कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व तो कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडिया अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए। सुभाषपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में बसपा, सपा समेत अन्य दलों के नेताओं ने सुभाषपा का दामन थामा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने सभी की ज्वाइनिंग कराई है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इन लोगों के ज्वाइन करने से हमारी पार्टी को बड़ी ताकत मिल रही है और इससे हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। हमारी पार्टी में आज पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक तमाम अलग अलग दलों और अलग अलग जिलों के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सभी को लाभ मिल रहा है। आज की तारीख में आयुष्मान योजना से सभी को लाभ मिल रहा है, राशन सभी को मिल रहा है। इस बिचौलिए का जो राशन खा जाते थे वो राशन गरीबों के घर तक पहुंच रहा है। बता दें आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान सपा, बीएसपी सभी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना का सभी को लाभ मिल रहा है। और इस दौरान कई कार्यकर्ता तमाम दलों के उनके साथ जुड़ चुके हैं। सपा, कांग्रेस को छोड़कर सुभाषपा के साथ कई कार्यकर्ता जुड़े। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया जहां पर उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की और उन्हीं की मौजूदगी में तमाम कार्यकर्ताओं ने सुभाषपा का दामन थामा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज शिक्षा मित्र संघ ने हुंकार भरी है। बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर लंबे समय से शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे थे, जहां आगरा के 15 ब्लॉक व नगर क्षेत्र से भारी संख्या में शिक्षा मित्र लखनऊ के लिए रवाना हुए। दिव्यांग और महिला शिक्षा मित्र भी लखनऊ के इको गार्डन में जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। महिला शिक्षा मित्र का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय की उम्मीद है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। शिक्षा मित्र संघ ने हुंकार भरी है, नारेबाजी इस दौरान की जा रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की जा रही है तमाम शिक्षा मित्रों की ओर से। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्हें न्याय की उम्मीद है। शिक्षा मित्र संघ ने हुंकार भरी है और इस दौरान भारी संख्या में तमाम शिक्षा मित्र लखनऊ के लिए रवाना हुए। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर ये रवाना हुए हैं और उनका कहना है कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर ये सभी इकट्ठे हुए हैं। और इजराइल की सेना जहां एक और गाजा में घुसकर हमास का सफाया करने के लिए तैयार है, तो वहीं अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो कई देशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कोई भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता। अगर इजराइल गाजा में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर दुनिया भर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ईरान और अमेरिका की एंट्री से दुनिया पर एक नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
1979 की क्रांति के बाद से ईरान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनी की सरकार भी फिलिस्तीन को न सिर्फ मदद देती है बल्कि आतंकी संगठन हमास को सैन्य समर्थन भी देती है। उन्होंने इजराइल के लोगों को अपराधी बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा मुकाबले की बात कही है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े ये युद्ध अब कई मोर्चों पर जा सकते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी तकनीक है जो वो इजराइल के काफी भीतर तक वार कर सकता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के सीरिया और इराक के भी कई हथियारबंद संगठन शामिल हैं। इसलिए अगर इजराइल गाजा में घुसता है तो कई आतंकी संगठन इस युद्ध में घुस सकते हैं। वह यूएन बार इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन 1400 लोगों की हत्या के बाद भड़के इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार कर रखा है जिन्हें कभी भी मध्य पूर्व में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजराइल की सीमा के आसपास मंडरा रही है। लेबनान को संदेश देने के लिए एक अवरोध के रूप में इन 2000 फौजियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो ग्राउंड फाइट से दूरी बनाए रखेगा। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के साए में है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब आखिर में क्या रूप लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मुद्दा उठाया है। उन्होंने अडानी पर 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं जिसकी वजह से भारत में बिजली महंगी हो जाती है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी के जेब में पैसा जाना शुरू हो जाता है। उन्होंने पीएम मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है, वो अपनी मर्जी से चाहे जहां रह सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जनता याद रखेगी मोदी सरकार द्वारा दिया गया सीधा प्रत्यक्ष लाभ और राजीव गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। ये खींच इस बात की है कि गरीब जनता पीएम मोदी के कार्यों को याद रखेगी, इस बेमतलब की बात को नहीं। राहुल गांधी का न कभी जमीनी सच्चाई समझ पाए हैं और न कभी उन्हें जमीनी सच्चाई समझ में आएगी। याद रखेगी मोदी जी का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो उसके खाते में जाता है। और राहुल गांधी के पिता का बयान याद रखेगी कि पहले यहाँ का देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता था और 15 पैसे पहुँचते थे, 85 पैसे बिचौलिए खाते थे या दलाल खाते थे। लेकिन जब मोदी भेजते हैं तो 100%, चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे वो किसान के खाते में जाए, चाहे वो वृद्ध के खाते में जाए, वो 100% जाता है। और ये जो खींच है वो इस बात की है, गरीब आदमी इसे याद रखेगा, ये बेमतलब की जो बकवास करने की आदत है इसे याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई न कभी समझ में आई और शायद न कभी आ पाएगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को एक परिवार पार्टी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि एक निजी कार्यक्रम में मैंने टिप्पणी की थी जो एक औपचारिक बयान नहीं था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने बार बार कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का डीएनए कांग्रेस पार्टी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार ही पार्टी की ताकत है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के शासनकाल को याद करते हुए कांग्रेस में काम बंटे हुए हैं ऐसा कहा। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी
भी दी गई है। इसका खुलासा खुद कमलनाथ ने किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दी है। ऐसे में सरकार चलाने की पावर ऑफ अटर्नी भी इन्होंने दिग्विजय सिंह को ही दे रखी है। पहले भी बंटाधार हुआ है और बाद में भी बंटाधार ही हो गया है। अब मैं कमल मित्रों, कांग्रेस में काम बटे हुए हैं। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटाढार हुआ और बाद में भी बंटाढार ही हो गया। अब कांग्रेस का बंटाढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है। लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट को लेकर उतरे मतभेद के बीच अब सपा अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत स्पष्ट रूप से टूटने से 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की योजना पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर बीजेपी के साथ लड़ सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या राज्य स्तर पर है। यदि ये राज्य स्तर पर नहीं है तो भविष्य में अन्य राज्यों के स्तर पर भी नहीं होगा। इजरायल डिफेंस फोर्सेस की प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि दावा किया है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला नहीं किया है और अस्पताल पर गिरने वाला रॉकेट इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठन का था, जो उनके द्वारा लॉन्चिंग के दौरान मिसफायर हो गया। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन सिस्टम के विश्लेषक के संकेत मिलता है कि गाजा स्थित आतंकवादियों द्वारा रॉकेट की बौछार कर दी गई, जो गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजर रही थी। इसी दौरान इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन का रॉकेट मिसफायर हो गया। हमास और अधिकांश अरब देशों ने विस्फोट के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही हमास आतंकवादी समूह ने कहा है कि इसमें लगभग 500 लोग मारे गए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दोनों देशों के बीच सोमवार शाम को मैच होने वाला था। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने इस घटना को आतंकी करार दिया है। यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक इस्लामिक आतंकवादी ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। दोनों मृतक स्वीडन के नागरिक हैं। इस हमले के बाद स्वीडन और बेल्जियम का फुटबॉल मैच रद्द करना पड़ा है। हमलावर की पहचान 45 साल के अब्देसलेम अल गुइलानी के तौर पर हुई है। उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए फायरिंग की। खुद को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS से जुड़ा बता रहा था। हमला करने के बाद से वह फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। हमले में एक स्वीडिश नागरिक घायल भी हुआ है। जिस जगह पर इस्लामी आतंकवादी ने फायरिंग की वह किंग बोडोइन स्टेडियम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसी स्टेडियम में स्वीडन और बेल्जियम के बीच फुटबॉल मैच होना था। हमले का एक CCTV फुटेज भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामी आतंकी को सड़क पर गोलियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। अचानक हुए इस हमले से
आसपास भगदड़ मच गई। माना जा रहा है कि हमलावर ने गोलियां चलाने के लिए AK-47 का प्रयोग किया था। हमले के बाद अब्देसलीम अल गुइलानी घटना स्थल से भाग निकला था। उसकी फरारी के कई वीडियो फुटेज भी जमकर वायरल हो रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बेल्जियम की सीमा पार कर वह फ्रांस में घुसना चाहता है। बाइक पर भागने के दौरान भी उसके हाथों में बंदूक भी देखी जा सकती है। वह अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा रहा था। इस बीच अब्देसलीम अल गुलानी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह कह रहा है, अल्लाहू अकबर, मैं अल्लाह का एक लड़का हूँ, मैं इस्लामिक स्टेट से हूँ। हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें प्यार करता है और नफरत करने वालों से नफरत करते हैं। हम अपने मजहब के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। फिलहाल पुलिस हमलावर के ISIS से नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जहां एक तरफ हमास के जिहादी आतंकियों की बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है, अब ब्रुसेल्स में हुई इस आतंकी घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि किस तरह से ये आतंकी अपना खौफ फैलाना चाहते हैं। अल्लाह के नाम पर किस तरह से लोगों की बेरहमी से हत्या की जा रही है। इसलिए आतंकवाद की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब ISIS का खात्मा बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 36 नए मरीज सामने आए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर है। पौष इलाकों में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीते कई हफ्तों से डेंगू का कहर लगातार जारी है। इसी बीच 36 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। बता दें आपको, पौष इलाकों में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। 36 नए मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी है और इसी बीच 36 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 36 नए मरीज सामने आए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू का कहर जारी है। इसी के साथ ही पौष इलाकों में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बलही बाजार की आधा दर्जन से अधिक दुकानों में आग लग गई। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान दमकल की एक टीम द्वारा आग पर काबू न पाए जाने की वजह से दूसरी टीम को बुलाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से व्यापारियों के लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।